नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बार फिर हमारे साथ हैं सैयद आकिब जैदी साहब। सैयद साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत फिर से। तो ईरान और इजराइल में फिलहाल तो शांति दिखाई दे रही है, लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार ऐसे बयानात आ रहे हैं जिनसे यह अंदेशा होता है कि कभी भी वो बदतमीजी कर सकते हैं, कभी भी वो हमला कर सकते हैं। लगभग लगभग ऐसे बयान, कार्ड्स का बयान देख लीजिए या और बयान जो आए हैं वो ऐसे हैं कि हम कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो ग्रासी हैं आईएईए के, वो लगातार ये प्रेशर बना रहे हैं कि ईरान के अंदर जो एटॉमिक सेंटर्स हैं वो जाकर उनकी जांच करेंगे। जबकि ईरान का ये कहना है कि इन्होंने पहले जब जांच की तो हमारी सूचनाएं, हमारी खबरें जो हैं वो पहुंचा दी सीधे सीधे इजराइल के पास, जिसके चलते इजराइल को फायदा हुआ और उसने हमारे ऊपर हमला किया। और इन सब के बीच पूरा जो एक वेस्टर्न मीडिया है वो अभी भी ये परसेप्शन फैलाने में लगा हुआ है कि ईरान की जनता नाराज है। मुहर्रम चल रहा है, हम आज उस पर भी बात करेंगे क्योंकि ईरान के कल्चर से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। और साथ में सैयद साहब से जानेंगे कि अभी ईरान के हालात क्या हैं, ईरान में किस तरह की बातें हो रही हैं, आगे अगर कुछ होता है तो ईरान की किस तरह की तैयारी है। और एक और बात कि खामनेई साहब को लेकर लगातार जो बयानात आए हैं इजराइल की तरफ से, उन पर नाराजगी जो है वो किस तरह से अलग अलग जगह पर दिखाई दे रही है। सुना है कल कोई फतवा भी आया है। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन पहले बिना सवाल के हमेशा की तरह सैयद साहब, अभी वहां जो हालात हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का और आपके माध्यम से दर्शकों तक कुछ अहम बातें यहाँ ईरान की सोसाइटी के बारे में और यहाँ के हालात के बारे में पहुँचाने का जो आपने ये अवसर दिया है। शुक्रिया आपका। देखिए यहाँ पर जो हालात पिछला जो आपका वीडियो था वो खूब देखा भी गया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोगों ने आपकी हिंदी, उर्दू और जो आप जिस तरह से बात करते हैं, आपका जो अंदाज है उसकी बहुत तारीफ की है, कमेंट्स में भी की थी और अलग से भी कई लोगों ने कहा। और उनकी डिमांड थी कि सैयद साहब को दोबारा बुलाया जाए, तो बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और तमाम मोहब्बतों का। अर्ज़ ये है कि यहाँ पर ईरान में जो इस वक़्त हालात हैं, जब से ये लड़ाई का सिलसिला रुका है, तब से 2 चीज़ें यहाँ पर ख़ास तौर पर महसूस की जा रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर यहाँ की चाहे वो जनता हो, चाहे वो यहाँ की हुकूमत हो, एक सतर्कता है। जैसे कि आपने भी शुरू में ये फ़रमाया कि इज़राइल से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो कोई न कोई हरकत अंजाम देगा और यहाँ की चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अवाम हो, इस बात को जानती है और इसलिए वो अलर्ट है। लेकिन साथ में यहाँ पर एक सैटिस्फैक्शन और एक संतुष्टता का भी एहसास है। इसको मैं थोड़ा-सा विस्तार से बयान करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर शायद 4 स्तर पे ईरान के लोग, हुकूमत और अवाम सब क्योंकि इस वक़्त सब मुत्तहिद हो गए। 4 स्तर पे इस वक़्त ईरानी अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। 3 स्तर ऐसी है जो दुनिया के सामने भी वाज़ेह है। सबसे पहला सबसे पहला जो लेवल है, सबसे पहली जो स्तर है, वो है ताकत के परसेप्शन के बारे में। दुनिया के लिए ये अब स्पष्ट हो गया है कि जो पहले तसव्वुर किया जाता था कि एक तरफ यानी इसराइल और अमेरिका उनके पास बहुत शक्ति है, बल है, ताकत है, असलहा है, ये है, जो चाहे वो मनवा सकते हैं और ईरान को मजबूर होके मानना ही पड़ेगा और अगर कभी जंग छिड़ गई तो अमेरिका की जीत होगी। ये वाज़ेह हो गया कि ऐसा नहीं है। यानी परसेप्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर और अंतर्राष्ट्रीय मसाइल पर अगर मौका मिला आखिर में तो फिर हम लोग कुछ बात भी कर सकते हैं, कुछ अहम एक नुकता है वहाँ बिल्कुल, पे। तो बिल्कुल। एक तो बात यहाँ पर परसेप्शन की दुनिया में जहाँ पर ताकत और बल का चाहे परसेप्शन हो, चाहे ये परसेप्शन कि ईरान की अवाम अपनी हुकूमत से, अपनी क्रांति से ऊब गई है, नाराज़ है, ये परसेप्शन भी पता चला कि ये गलत था, बल्कि अवाम साथ में है और हुकूमत और अवाम में इस वक़्त कोई भी दरार पाई नहीं जाती। तो ये एक स्तर है कि जिस पर कामयाबी मिली है, परसेप्शन तब्दील हुआ है दुनिया में और इस पर ईरानी काफ़ी खुश हैं और संतुष्टि का एहसास कर रहे हैं। लेकिन ताकत, बल इससे ज़्यादा अहम देखिए जब लड़ाई होती है तो लोग ताकत, बल किसने मारा, कौन कितने मरे, कितनी इमारतें ढाई गईं, इस सब पे गुफ्तगू होती है। लेकिन जब सब चंद दिन गुज़र जाते हैं तो इस सब की चीज़ों की अहमियत कम हो जाती है। बल्कि कुछ दूसरे स्तर हैं, जहाँ पर जिनका विषय ज़्यादा अहम हो जाता है।
उनमें से एक है कानूनी स्तर। तो ईरानियों को इस पर भी बहुत खुशी है और बहुत संतुष्टि है कि कानूनी स्तर पर भी उन्हीं का पलड़ा भारी है और उनके दुश्मनों को सिवाय रुसवाई के और कुछ नसीब नहीं हुआ है। क्योंकि हमला और आक्रमण बुनियादी तौर पर गैर कानूनी था, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के हिसाब से आप बात करें या आप जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए जो रोम स्टैट्यूट है उसके तहत बात करें, तो ये एक क्राइम है, ये एक अपराध था, जो चाहे 13 जून का आक्रमण हो इसराइल का या 22 जून का आक्रमण हो अमेरिका का। अमेरिका और का। जी बिल्कुल, और जितनी भी पलटवार के तहत कार्रवाइयाँ की गई हैं, ईरान ये देख रहा है और दुनिया ये देख रही है और ईरान को ये महसूस हो रहा है कि दुनिया भी ये देख रही है कि कानूनी एतबार से भी मुँह काला आक्रमणकारियों का हुआ और ईरान इसमें सुरखरू और काफ़ी बाइज़्ज़त सामने नज़र आया। इससे भी ज़्यादा अहम एक स्तर है पांडे जी, और वो है नैतिकता की स्तर। कि हुँ। यहाँ पर जो कभी-कभी होता है कि इंसान कानून के दायरे में तो कोई काम करता है, लेकिन वो नैतिकता के दायरे में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि ईरान ने कानून के दायरे में भी कामयाबी हासिल की और आदर्श, अखलाक, मोरालिटी और नैतिकता के दायरे दायरे में तो और भी बड़ी कामयाबी हासिल की कि उसने अपना डिफेंस किया, बचाव किया, आक्रमण नहीं किया। इतने हमले हुए, इतना परेशान किया गया, लेकिन उसने अपना बचाव किया। और जैसे ही प्रस्ताव रखा गया कि फ़िलहाल इस लड़ाई को रोका जाए, तो ईरान ने फिर अपनी अखलाकी बरतरी दिखलाई और उसको फ़ौरन स्वीकार भी कर लिया। वो आखिरी हमला जो अल उदैद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हुआ, एयरफ़ोर्स अड्डे पर हुआ, उसके बाद इसके बावजूद कि कुछ छोटे-मोटे नुमाइशी हमले इसराइल ने किए, ईरान ने उनको नज़रअंदाज करने का फ़िलहाल फ़ैसला किया। तो ये 3 अहम स्तर हैं कि जहाँ पर यानी सबसे पहला ताकत और बल का, दूसरा जो है वो कानूनी एतबार से, तीसरा जो है नैतिक एतबार से, कि ईरान महसूस करता है कि उसे जीत हासिल हुई है और उससे ज़्यादा उसको खुशी साथ में इस बात की है कि इस बार दुनिया की नज़रों में भी इन तीनों स्तर पर उसको जीत हासिल हुई। लेकिन मैंने 4 स्तर का ज़िक्र किया था। एक चौथा स्तर है, जो ईरानी समुदाय के लिए, माशरे के लिए, इस देश की अवाम के लिए इन 3 स्तर से भी ज़्यादा अहम, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में मुहर्रम का ज़िक्र किया, मैं उसी से जोड़कर इसी स्तर को बयान करना चाहता हूँ। कि देखिए ये मुहर्रम जी। का महीना शुरू हो गया है, जो ईरान की तहज़ीब और कल्चर में इसके हर हर ताने-बाने में ये मुहर्रम का तसव्वुर पाया जाता है यहाँ। और मुहर्रम के वाक़ये से, करबला के वाक़ये से एक अहम चीज़ जो जुड़ी हुई है, वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस दिन कि जब उनके साथी सब शहीद हो चुके थे और अब वो तन्हा थे और किसी भी नॉर्मल कैलकुलेशन के तहत अब उस वक़्त कोई मदद करने नहीं आने वाला था और ना आ सकता था। उस वक़्त उन्हीं ने एक सदा दी, एक पुकार दी और मददगार को तलब किया। हमेशा से 1400 साल से मुसलमान समुदाय, ख़ास तौर पर जो शिया मुसलमान हैं, वो इस पुकार को अपनी तरफ मुख़ातब समझते हैं, यानी अपने आप को उसका ऑडियंस समझते हैं। तो जब भी उन्हें कहीं पर भी ज़ालिम के मुकाबला करने का अवसर मिलता है, जब भी उन्हें सिद्धांतों पर खड़े रहने का मौका मिलता है, तो वो उस पुकार का जवाब देते हैं एक और पुकार से, कि जो कई बार वीडियोज़ में वगैरह में दर्शकों ने शायद देखी हो, या जो हमारे हिंदुस्तान में भी जहाँ-जहाँ पर शोक मनाया जाता है करबला का, अज़ादारी की जाती है, वहाँ पर शायद उन्हीं ने खुद सुनी हो, देखी हो, कि जवाब में कहा जाता है लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, कि जिसका मतलब होता है कि ए हुसैन, हम सेवा के लिए, हम आज्ञाकारी के लिए हाज़िर हैं, हम इताअत करने के लिए हाज़िर हैं। तो चौथा स्तर जिस पे सबसे ज़्यादा खुशी और सैटिस्फैक्शन और संतुष्टता का एहसास है ईरानी सोसाइटी में इस वक़्त, वो ये है कि जो करबला से आवाज़ उठी थी मदद की इमाम हुसैन की, और इमाम हुसैन की मदद, अब ज़ाहिर-सी बात है वो तो शहीद हो गए, उनकी मदद का मतलब है उनकी मिशन की मदद, यानी ज़ुल्म की मुखालिफत का जो मिशन है उसकी मदद। उसमें जो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है इस वक़्त ईरानी सोसाइटी को, सबसे ज़्यादा खुशी और सैटिस्फैक्शन उसको लेकर पाया जाता है। एक सवाल मैं जस्ट पूछ लूँ आपसे कि ईरान जो है वैसे तो इस्लामिक कंट्री है, शिया इस्लाम है वहाँ पर, लेकिन और भी रिलीजन के लोग हैं,
मेरे ख्याल से थोड़े से हिंदू हैं, यहूदी भी हैं, बहुत थोड़े से सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी कुछ हैं। तो इनके साथ जो व्यवहार होता है, मैं चाहूँगा कि वो बताइए आप कि वो कैसा। ईरान में 98% आबादी यहाँ की मुसलमान है और उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आपने सही बताया, यहाँ पर ईसाई हैं, यहाँ पर कुछ सिख हैं, यहाँ पर यहूदी हैं। ये समुदाय भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये माइनॉरिटीज़ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इन माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ का जो संवैधानिक जो सिस्टम और निज़ाम है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इन सब के लिए यहाँ पर एक जगह है। यानी मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट के अंदर यहाँ की जो पार्लियामेंट है, संसद में सीटें इनके लिए रिज़र्व्ड हैं। जबकि इनकी आबादी इतनी अच्छा। कम है कि अगर इनके लिए रिज़र्वेशन ना हो सीटों में, तो शायद ये आम तौर पर इनमें से कोई भी जीत कर पार्लियामेंट में नहीं पहुँच पाए। लेकिन इस तरह इनको सीटें रिज़र्व करके मिसाल के तौर पर यहाँ जो यहूदी आबादी पाई जाती है, वो चंद हज़ार की है। गरचे वो इस पूरे खित्ते में इसराइल के बाद सबसे बड़ी यहाँ की यहूदी आबादी है। उनकी रिज़र्व्ड सीटें हैं। मुख्तलिफ दूसरे जो सरकारी इदारे और महकमे हैं, उनके लिए उसमें अलग-अलग उनके लिए रिज़र्व पोज़ीशंस हैं या जहाँ-जहाँ पर ज़रूरी है, उनके लिए पोस्ट को रिज़र्व किया हुआ है। और इसीलिए यहाँ मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर मुख्तलिफ ये समुदाय के दरमियान तनाव महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि इस निज़ाम ने इन सब के लिए कोई ना कोई जगह मुकर्रर करके रखी है और इन इन माइनॉरिटीज़ को जो मकाम दिया गया है, वो रिज़र्वेशंस की वजह से उससे बढ़कर है जो नॉर्मल हालात में इनको हासिल हो पाता। तो इसीलिए यहाँ पर इस सिलसिले में तो इसलिए जब मुल्क की बात आती है, इरानियन नेशनलिज़्म की बात आती है, तो ये मुख्तलिफ जो दूसरी कौमें हैं, मुख्तलिफ दूसरे जो दीन को मानने वाले हैं, ये शरीक अपने आप को समझते हैं। मिसाल के तौर पर जिस ज़माने में 8 साल जंग चली है, जब इराक़ सद्दाम के कंट्रोल में था, तो उस ज़माने में कई दूसरे यहाँ पर ईसाइयों ने या दूसरे समुदाय के लोगों ने उस जंग में हिस्सा लिया और उसमें हिस्सा लेना वॉलंटरी था, उसमें कोई भी कंस्क्रिप्शन का तसव्वुर नहीं था। वॉलंटरी तौर पर खुद आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लिया और कई उसमें शहीद भी हुए। तो ये यहाँ पर ये कैफ़ियत पाई जाती है और साथ में ये जो अभी इमाम हुसैन का जो मैंने ज़िक्र किया, ये भी एक मिसाल है कि ये कल्चर है जो महदूद नहीं है यहाँ पर सिर्फ़ मुसलमानों में। क्योंकि इमाम हुसैन जिन आदर्श और सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, इज़्ज़त की बात है, ज़ुल्म के मुकाबले की बात है, ये ऐसे सिद्धांत हैं जो तमाम इंसानों से ताल्लुक़ रखते हैं और इंसानी फ़ितरत से ताल्लुक़ रखते हैं। इसीलिए इसमें आसानी से दूसरे समुदाय के लोग भी शरीक हो पाते हैं। और पांडे जी, ये बात तो हम भारत में भी देखते हैं कि जिस तरह से इमाम हुसैन का शोक मनाने में दूसरे लोग यानी गैर मुस्लिम भी भाई और बहन इसमें शरीक हो पाते हैं, शायद दूसरी जो इस्लाम की जो दूसरी रसूमात वगैरह हैं, उसमें उतनी आसानी से कोई शरीक नहीं हो पाता, जितना इमाम हुसैन के शोक को मनाने में बआसानी सब लोग अपने आप को इसमें शरीक पाते हैं। हाँ, हुसैनी बरहमन भी रहे हैं और मेरे बारे में मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ कि मेरा जो जन्म हुआ था, वो इसी महीने में हुआ था। तो बताया ही जाता है कि जब मेरी पैदाइश हो रही थी, उस समय वो जुलूस निकल रहा था और मेरे दरवाज़े पे आया करता था। वो दूसरे ज़माने थे, मेरे बाबा काफ़ी जुड़े हुए थे उन चीज़ों के साथ, तो मेरी तो यादों के साथ ये जुड़ा हुआ है। बहुत सारे नौहे सुने हैं, साथ में गाए हैं। वो अलग वक़्त था, उस ज़माने में इस तरह की दीवारें नहीं बनी थी, तो वो स्मृति में तो है ही। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक पोस्टर काफ़ी चल रहा था, आपने देखा होगा इज़राइल की सड़कों पर लगा हुआ था अब्राहम एक्कार्ड को लेके और जिसमें ऐसा लग रहा था कि ईरान के अलावा मिडल ईस्ट के सारे मुल्क जो हैं वो अब्राहम एक्कार्ड में जा रहे हैं इज़राइल के साथ। हालाँकि लगता है कि वो ट्रंप की जल्दीबाज़ी ही है क्योंकि किसी भी ना तो सऊदी अरबिया से, ना ही किसी इम्पोर्टेंट कंट्री से कोई बड़ा बयान अभी तक आया है, अभी सब अटकलें चल रही हैं। लेकिन क्या इसको ऐसे कहा जा सकता है कि ईरान के अलावा बाकी सब मुल्क जो हैं वो इज़राइल के साथ हो गए हैं? ये परसेप्शन चलाया जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ से बैठ के आप बेहतर बता सकते हैं। जी, पांडे जी, ये परसेप्शन चलाया जाता है क्योंकि ये अमेरिका और इस्राइल की ये एक बड़ी ज़रूरत है कि इस परसेप्शन को वो फैलाएँ। जैसे-जैसे वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, जैसे-जैसे उनकी जड़ें यहाँ पर खोखली होती जा रही हैं इस इलाके में ख़ास तौर पर, तो उन्हें इस किस्म के ड्रामे करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर इस इलाके में और बल्कि शायद पूरे मुसलमान दुनिया में, कोई आपको कहीं पर भी कोई मुसलमान समुदाय नहीं मिलेगा, कोई फ़िरका हो, कोई भी हो, जो इसराइल के साथ खड़ा हुआ हो और ईरान की मुखालिफत कर कर रहा हो।
जब मुकाबला इसराइल के और ईरान के दरमियान होगा, तो सब जो हैं वो ईरान के साथ हैं। हाँ, कुछ हुकूमतें हैं जो अपनी मजबूरियों के तहत कुछ हद तक इसराइल का साथ देने पर अपने आप को मजबूर पाती हैं, या पता नहीं उनको कोई ऐसे कुछ ख्वाब और ख़्याल हैं अमेरिका की ताकत और इसराइल की ताकत की वजह से, गिनी-चुनी कुछ हुकूमतें हैं। अवाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। तो ये जो कमज़ोरी जैसे बढ़ती जा रही है, तो वो जो अब इब्राहिम अकॉर्ड की जो बातें हो रही हैं, जिसमें पहले 3-4 मुल्क की बात होती थी, अब देखा गया कि तेल अवीव में एक बड़ा-सा पोस्टर लगाया गया, जिसमें ऐसे कई ममालिक के सरबराहों की फ़ोटो डाल दी गई इब्राहिम अकॉर्ड में, जिनको अगर कहा जाएगा कि आप इब्राहिम अकॉर्ड जॉइन करें, तो वो तौबा करेंगे, कान पकड़ेंगे, कहेंगे कि ऐसी बड़ी गलती हम थोड़ी करके अपनी अवाम का गुस्सा मोल लेंगे। ये उनकी कमज़ोरी की निशानी है, और ये जो मैंने पहले इशारा किया था पांडे जी, कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जो तब्दीली आई है, मैं उसको थोड़ा-सा अगर आप मौका दें तो चंद मिनट विस्तार बिल्कुल, से आप यहीं पर आपका बताऊँ। आपका शो है, जितना वक़्त लेना चाहे, वक़्त की हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, इसराइल ये कहता है कि ईरान हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, हुँ, और न सिर्फ ईरान, वो यही बात जो गज़ा, फ़िलिस्तीन, हमास हर एक के लिए कहता है कि वो अस्तित्व के लिए खतरा है। और जबकि इस्राएली जो हाकिम हैं वो गरचे बहुत झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जुमला ये झूठ नहीं है, ये सच है। वाक़ईन ईरान और गज़ा और हमास और फ़िलिस्तीन और लबनान सब जो है इसके अस्तित्व के लिए खतरा हैं। और मैं इस बात को समझाने के लिए कि क्यों खतरा है, क्योंकि ये जुमला 13 जून, 14 जून से नहीं कहा जा रहा है, जब पहली बार जो है हुँ, इस तरह से बड़े पैमाने पर पलटवार करके मिसाइलें आई ईरान। ये तो सालों से कहा जा रहा है, कई दशकों से कहा जा रहा है। इस बात को थोड़ा-सा विस्तार से समझाने के लिए मैं आपके दर्शकों के सामने इस बात को भी रखना चाहता हूँ कि ये गज़ा हो, गज़ा के चाहे इस वक़्त जो मज़लूम, और अभी आपने देखी होगी खबरें कि हारेत्स ने कहा है कि शायद वहाँ पर मरने हुँ, वालों की, शहीद होने वालों की सही संख्या शायद 1 लाख हो। ये छोटी-सी आबादी गज़ा की, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये न सिर्फ़ इसराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है, बल्कि अमेरिका के अस्तित्व के लिए खतरा है। और जब वो अस्तित्व के लिए खतरा है, तो यकीनन ईरान भी है। देखिए, बात की जाती है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। एक और इसमें सच्चाई है। लेकिन एक वक़्त वर्ल्ड ऑर्डर यूँ तब्दील होता है कि एक मुल्क है जो अपने बदमाशी के ज़ोर पर वो हाकिम हो गया है, सर के सर पर बैठ गया है। फिर कोई और मुल्क आता है, बदमाशी के ज़ोर पर वो दूसरों के सर पर बैठ जाता है। ये भी एक तरह की वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली है। लेकिन ये तब्दीली कहाँ? और वो तब्दीली कहाँ? जब बदमाशी के बजाय नैतिकता के ज़रिए दिलों को जीता जाए, मज़लूमियत के ज़रिए लोगों के दिल में जगह बनाई जाए। ये वाली जो वर्ल्ड ऑर्डर की तब्दीली हो रही है, जिसमें गज़ा के मज़लूमों की भूमिका बहुत अहम है, ईरान की भूमिका इसमें अहम है। ये वाले वर्ल्ड ऑर्डर की तब्दीली वाक़ईन अमेरिका के अस्तित्व के लिए, उसके वजूद के लिए खतरा है। अमेरिका का बुनियादी तौर पर पावर किस चीज़ पर टिका हुआ है पांडे जी? वो 2 चीज़ों पर टिका हुआ है। एक ये है कि अमेरिका और वो पूरा वेस्टर्न निज़ाम, एक अमेरिका उसका सरगना है, पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय निज़ाम है। वो एक उसका जो उसका पिलर है, जिसके ऊपर उसकी बुनियाद है, जिस पर टिका हुआ है, वो ये है कि अपने आप को नैतिक तौर पर बरतर बताता है, बेहतर बताता है। हुँ, हुँ, लेकिन ये बात तो 7 अक्टूबर के बाद से जो जेनोसाइड शुरू हुआ है, उसमें तो ये खत्म हो गई है। उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर इस एक बुनियाद को खुद ही नीस्तो-नाबूद कर दिया है। दूसरी बुनियाद क्या बची हुई है? दूसरी बुनियाद ये बची हुई है कि हमारी ताकत, हमारा टेरर इतना ज़्यादा है कि सबको हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी। ये दूसरा पिलर है। लेकिन इस दूसरे पिलर को इस वक़्त बड़ी शदीद ज़र्ब लगी है, बड़ी बड़ी शदीद ज़र्ब लगी है। जब ईरान की वो मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका की फ़ौजी छावनी, जिसको दुनिया इसराइल भी कहता है, या खुद अमेरिका की खुद बाज़ाब्ता एयरफ़ोर्स की छावनी अल उदैद पर जब वो बरसी हैं वो मिसाइलें, तो ये दूसरा जो पिलर है, ये भी अगर मैं ना कहूँ पूरी तरह से नीस्त-ओ-नाबूद हो गया, तो यकीनन इसमें एक बड़ी-सी दरार पड़ गई है। तो ये छोटी-छोटी जो बातें हो रही हैं, ख़ास तौर पर पश्चिमी एशिया में, ये सिर्फ़ पश्चिमी एशिया को नहीं बदल रही है, बल्कि ये दुनिया के निज़ाम को तब्दील कर रही हैं, और वाक़ईन अमेरिका के अस्तित्व के लिए ये खतरे हैं।
क्योंकि जब अगर रूस जो है चैलेंज करता है अमेरिका को, चीन करता है चैलेंज अमेरिका को, और मैं उनके किरदार और उनका जो योगदान है वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील करने में, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, उनका भी अपना योगदान और किरदार है। लेकिन आखिरकार कहाँ एक सुपर पावर जब चैलेंज कर रहा है, देखिए सब रूस को सुपर पावर मानते हैं, चीन को सुपर पावर मानते हैं। एक सुपर पावर माने जाने वाला मुल्क एक और सुपर पावर माने जाने मुल्क को चैलेंज करता है, उसका क्या असर होता है? और कहाँ जब गज़्ज़ा के मज़लूम, कहाँ जब ईरान जैसा छोटा देश, सैंक्शंस में दबा हुआ, घिरा हुआ देश, जब ये आके चैलेंज करता है और मुकाबला करता है, तो ज़्यादा बड़ी तब्दीली आती है दुनिया में और ज़्यादा बेहतरी की तरफ पूरी की पूरी इंसानियत बढ़ पाती है। इसमें अगर मैं ये जोड़ूं कि चाइना और रशिया दोनों के साथ ईरान के रिश्ते पिछले अगर 1 दशक की बात किया जाए तो बहुत बेहतर हुए हैं, और शायद ईरान जिस तरह से मुकाबला कर पाया है उसमें ये भी एक फैक्टर है चाइना और रशिया का। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रशिया और चाइना दोनों से ईरान के रिश्ते अच्छे हैं, यानी जो उसके सिफारती डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो अच्छे हैं और तिजारती भी ताल्लुकात अच्छे हैं, हम्म। ट्रेड के भी अच्छा मामला। और ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सब का एक मुश्तरका और एक कॉमन मकसद और लक्ष्य है, वो ये कि दुनिया में जो अमेरिका की दादागिरी है वो टूटे और दुनिया में ताकत का संतुलन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए और मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसको कहा जाता है वो कायम हो। वो देखते हैं कि ये उनके लिए बेहतर है और इनमें से बाज़ लोग जो इंसानियत के बारे में सोचते हो कि वो सोचते हैं कि इंसानियत के लिए बेहतर है। तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर किसी के ज़हन में ये तसव्वुर है कि ईरान, और मैंने बाज़ विश्लेषणों में ये देखा है, अच्छे-अच्छे विश्लेषक और एनालिस्ट, लेकिन उनके विश्लेषण में मुझे लगा ये एक कमज़ोरी है। मैं इसके बारे में थोड़ा-सी वज़ाहत करना चाहता हूँ। और वो क्या है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि ईरान की ताकत दर हकीकत रशिया के सपोर्ट या चाइना की फंडिंग वग़ैरह की वजह से है। यानी एक तरह से जब बात यूँ तो आमतौर पर लोगों की ज़बानों पर है ईरान का प्रॉक्सी, लेकिन एक तरह से गोया कह रहे हैं ईरान रशिया का प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी वाले में तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि अगर बाकी सब ईरान के प्रॉक्सी हैं तो इसराइल तो अमेरिका का सीधा प्रॉक्सी है, उसको भी कहा जाना चाहिए अमेरिकन प्रॉक्सी इसराइल। तो वो तो खैर बेशक, अलग की मामला। हाँ, अपनी बात आप पूरी कीजिए प्लीज। ये मैं पलटते हुए, लेकिन जो आपने इसराइल को प्रॉक्सी कह दिया, मैं इस पर 2 जुमले कह के फिर पलटता हूँ कि देखिए एकदम सबको एकदम। पता है कि सबसे ज़्यादा फ़ौजी इमदाद अमेरिका किसको देता है? इसराइल को देता है। इसमें तो कोई शक नहीं, बिल्कुल। सबको पता। लेकिन आज तक किसी को ये नहीं मिल पाया कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान कोई फ़ौजी मुआहदा और एग्रीमेंट हो। यानी दोनों में कोई एग्रीमेंट बाकायदा हो के जो हम इमदाद दे रहे हैं इसके मुकाबले में आप क्या, कुछ नहीं है। और ये सबसे अच्छी निशानी है इस बात की कि इसराइल वाक़ईन प्रॉक्सी यानी उसके अपना कोई वजूद नहीं है, उसका कोई अपना कोई अस्तित्व और इरादा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो 2 बराबर के तौर पर आके एग्रीमेंट आपस में करते। बहरहाल हम लौटें इसकी बिल्कुल। तरफ। तो ये जो तसव्वुर होता है कि चाइना और रशिया ने इस तरह से ईरान को सपोर्ट किया है कि इस वजह से ईरान मुकाबला कर पा रहा है, तो मेरे ख़्याल में ये रियलिटी और हकीकत की तर्जुमानी करने के बजाय दर हकीकत उन विश्लेषकों की जो कल्पना में जो कमी और ज़ाफ़ पाया जाता है, उसकी ज़्यादा ये तर्जुमानी कर रही है। क्योंकि हम सब आखिरकार देखिए हम सब ने उसी घाट का पानी पिया है कि बस सुपर पावर और बड़ी-बड़ी ताकतें ही हैं जो कुछ इस दुनिया में कर सकती हैं। छोटे मुल्क तो कुछ नहीं कर सकते, बड़ी-बड़ी बातें कर सकते हैं वगैरह, लेकिन अमलन कुछ कर नहीं सकते। ये हमारा दिमाग क्योंकि इस एक तरह से एक पिंजरे में आके फँस गया है, हम सबका नहीं, एक तादाद का, तो इसलिए हम जब भी किसी छोटे मुल्क या कोई छोटी तंज़ीम, हत्ता अगर हमास की और यमनियों की भी कामयाबी की बात की जाती है, तो हमेशा हम तलाश करते हैं कि ईरान ने ही सब कुछ उनको सप्लाई कर दिया, वो खुद तो कुछ नहीं है। या जब अब ईरान की बात हो रही है तो ये तसव्वुर होता है कि सब कुछ चाइना से आए और रशिया से आए, ईरान तो खुद कुछ नहीं है। ये दर हकीकत हमारी जो कल्पना में जो कमी पाई जाती है, निर्धनता है हमारी कल्पना में एक तरह से, कि जिसकी वजह से इस सम्त में विश्लेषण जाते। हाँ, मदद है, इस एतबार से मदद है कि डिप्लोमैटिकली, मॉरली इनका सपोर्ट है और वो काम भी आता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर कोई कहे असलहा वहाँ से आता है, पैसा वहाँ से आता है, स्ट्रैटेजी वहाँ से आती है, तो इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि बहुत सारे सबूत हैं इसके मुखालिफ। मैंने आपके ही प्रोग्राम में शायद अर्ज़ किया था एक बार कि इसी जंग के दौरान, इस
12 रोज़ा जंग के दौरान ही पुतिन साहब से रशियन मीडिया में पूछा गया था कि क्या आप असलहा भेजने वाले हाँ, हैं? बिल्कुल। आप हुँ। जी, और उन्हीं ने कहा था कि हमारा तो कोई मुआहिदा ही नहीं है और उन्हीं ने एक दिलचस्प जुमला इसमें इज़ाफ़ा किया। कहा कि एक ज़माने में हमने ईरानियों से कहा कि आओ फ़ौजी मुआहिदा करें, तो ईरानियों ने कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई इस मसले में। तो इससे मेरे ख़्याल में स्पष्ट हो जाना चाहिए दर्शकों के लिए कि रशिया और चाइना की मदद किस हद तक पाई जाती है। और ये दुतरफ़ा होती है, अगर ट्रेड होता है तो दुतरफ़ा होती है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती हैं जिनकी ज़रूरत उनको होती है और इसी बेस पे रिलेशन बनते हैं, ये दुनिया के सारे मुल्कों के बीच होता है। जी, बेशक। हमास पे बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। आपने हारिस का ज़िक्र किया, आपने ज़ाहिर तौर पर हारिस की वो रिपोर्ट भी पढ़ी होगी जिसमें उसने बताया कि वहाँ के आर्मी के लोगों को कहा गया था कि भले वहाँ से कोई खतरा ना हो, लेकिन इमदाद के लिए जो लोग लाइन लगा के खड़े हैं उनके ऊपर गोली चलाओ और एक आर्मी के बंदे ने हारिस के पत्रकार से कहा कि आई वाज़ गेटिंग बोर्ड सो आई किल्ड सम पीपल। मैं बोर हो रहा था तो मैंने कुछ लोगों को मार दिया और अभी आज सुबह से लगातार फिर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर लगातार बमबारियाँ हो रही हैं, जबकि 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि हफ्ते भर के अंदर वहाँ कोई समझौता होने वाला है। अब उस समझौते का भी जो नोट्स आए थे इज़राइल के अखबारों से वो तो अजीबो-गरीब थे, आपने देखे ही होंगे। क्या ये थोड़ा कड़ा सवाल हो सकता है, क्या फ़लस्तीन को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है और अब कोई उम्मीद नहीं है? देखिए पांडे जी, फ़लस्तीन को अगर कुछ हुकूमतों के बारे में ये कहा जा सकता है कि उसके हाल पर छोड़ दिया है। ख़ास तौर पर वो मुसलमान हुकूमतें, मुझे बड़े शर्म से ये कहना पड़ेगा कि जो फ़िलिस्तीन से जिनके सरहदें मिलती हैं, जिनका बॉर्डर मिलता है, उन हुकूमतों ने यकीनन अपने हाल पर छोड़ दिया, बल्कि उससे ज़्यादा शर्मनाक ये बात है कि न सिर्फ़ ये कि फ़िलिस्तीन को उसके हाल पर छोड़ दिया है, बल्कि फ़िलिस्तीन में जो इस वक़्त जेनोसाइड कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं वो। चाहे वो सामान पहुँचाने में, असलहा पहुँचाने में, या अभी ये 12 रोज़ा जंग में इस्राएली जो फ़रार करके निकलना चाह रहे थे, उनको ज़मीनी रास्ते से इन मुल्कों ने आने दिया अपने अंदर, शरण हासिल करने के लिए, लेकिन फ़िलिस्तीनियों को नहीं आने देते ये, या सामान और इमदाद वहाँ पहुँचने नहीं देते। तो लेकिन अवाम ने और कई सारी दूसरी हुकूमतों ने नहीं छोड़ा है। इस जो अभी ये 12 रोज़ा जंग में जो जीत हासिल हुई है, इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे को हासिल हुई है, इसने गज़्ज़ा की जीत को और नज़दीक कर दिया है। लेकिन वो कब आएगी और कैसे आएगी, उसका अनुमान लगाना वाक़ईन बहुत ही कठिन है, बहुत ही सख्त है। लेकिन वो आएगी, नज़दीक आएगी। और ये जो आखिर में जो ये इस तरह से ज़ुल्म बढ़ता ही जा रहा है, आप जानते हैं कि जब कोई दरिंदा होता है, कोई हैवान होता है, जब वो ज़ख्मी होता है और उसके आखिरी उसके पल होते हैं, तो मरने से पहले वो दरिंदा, वो हैवान किस तरह हाथ-पैर मारता है, किस तरह से और ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदेह हो जाता है। मेरा ये अंदाज़ा है कि अब इस्राईल, ये सहयूनी निज़ाम अपने उस मंज़िल तक पहुँच गया है कि उसकी मौत, इस ज़ालिमाना निज़ाम की मौत बहुत नज़दीक है। और ये जो आखिर में उसका ज़ुल्म बढ़ता जा रहा है, ये सब उसी की अलामत है कि ये आखिरी साँसें हैं शायद। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल है ये। हुक्मरान बनाम अवाम वाला ये सवाल है, ये मैंने भी अपने यहाँ लगातार जब भी मैंने मिडल ईस्ट पे वीडियो किया है, इस सवाल पर ज़रूर बात की है। ये दिख रहा है, चाहे वो इजिप्ट हो, जहाँ की जनता बार-बार सड़क पे आ जाती है, कई लोगों को तो गिरफ्तार वगैरह भी किया गया, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे जॉर्डन हो। इन सारी जगहों पर मिडल ईस्ट में अगर देखें तो दिखाई ये देता है कि अवाम तो बड़े पैमाने पर ग़ज़ा के साथ है। अवाम उस दर्द को महसूस कर रही है और अब तो ये मिडल ईस्ट की बात नहीं रह गई है, ये पूरी दुनिया में फैल गई है। स्पेन के अंदर, इवन बर्लिन के अंदर, मतलब जर्मनी के अंदर, जहाँ बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया फ़लस्तीनी होने की वजह से, वहाँ पे भी। यूएस तो अभी बात कर लेंगे, यूके में ख़ास तौर पे वहाँ मेरी अपनी बेटी थी तो वहाँ से लगातार रिपोर्टिंग मिलती थी कि लगातार वहाँ पर लाखों लोग सड़क पर आ रहे थे। पूरे यूरोप में एक माहौल बना, अमेरिका में भी इतने सारे प्रेशर के बावजूद लोग सड़क पे आ रहे हैं। लेकिन अभी उन मुल्कों को छोड़ देते हैं, मिडल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह से हुक्मरान बनाम अवाम का ये पूरा समीकरण बना है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इसको समझ लीजिए, इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकते हैं क्या? बहुत सारे ऐसे ख़ानदान जो गद्दियों पर बैठे हुए हैं और अपने किसी स्वार्थ के चलते इज़राइल और अमेरिका के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, क्या उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है आने वाले वक़्त में?
एक नई लहर क्रांतियों की शुरू हो सकती है? पांडे जी देखिए ये लोग हमेशा ये जो ख़ास तौर पर जो फ़ौजी डिक्टेटर हैं या जो बादशाह हैं इस इलाके के, वो हमेशा उनकी गद्दी मज़बूत नहीं थी। हमेशा हिलती ही डुलती रहती है, उनका तख़्त जो है हमेशा हिलता रहता था। और ये जब अरब स्प्रिंग नाम के वाक़यात हुए थे 2011-12 में, आपने देखा होगा उस ज़माने में, इसका हमने उसकी एक अच्छी मिसाल देखी। गर्चे इनमें से अक्सर उस वक़्त इस चैलेंज को काबू में लेने में कामयाब भी हो गए। इस कामयाब हो गए, चैलेंज जी। को कंट्रोल में ले लिया। लेकिन मसला बुनियादी तौर पर तो हल नहीं हुआ है। मसला ये है कि इनके पास इनकी जनता में वो मकबूलियत नहीं है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरी तरफ ये गुलाम हैं, अपनी जनता की निगाह में भी अमेरिका और इस्राइल के गुलाम हैं, और दूसरे आस-पास वो जो आज़ाद बाज़ देश हैं, जैसे ईरान इस मसले में आज़ाद है, उसकी निगाह में तो है ही है। तो एक स्प्रिंग की तरह है कि वो स्प्रिंग बस दबाई जा रही है, दबाई जा रही है, दबाई जा रही है, उसके अंदर वो टेंशन बनता जा रहा है। अब कहाँ ये टेंशन जाकर रिलीज़ होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन लग रहा है कि इस टेंशन का रिलीज़ होने का जो रास्ता बनेगा और चैनल बनेगा, वो शायद यही मसले फ़िलिस्तीन है। और ये बहुत बेहतर है कि ऐसा कोई चैनल बने, बजाए इसके कि मान लीजिए किसी सिविल वॉर वगैरह की शक्ल में ये स्प्रिंग आकर रिलीज़ हो। बिल्कुल ना तो हो ये ऐसा। जी, जी। सारी एनर्जी आए और ये फ़ोकस हो फ़िलिस्तीन के मसले पर, और ये मेरा अंदाज़ा ये है कि अनक़रीब ये होगा। अच्छा, किसी एक मुल्क में भी हो गया, जैसे हमने 2011 में देखा था। किसी एक मुल्क में भी अगर कुछ हो गया इस चीज़ को लेकर, तो फिर उसके बाद वो जो सिलसिला शुरू होगा, डोमिनो इफ़ेक्ट जिसको कहा जाता है, फिर वो कंट्रोल में नहीं आने वाला है। और फिर उस वक़्त इस पूरे खित्ते की का नक्शा और इसकी जो सूरत-ए-हाल है, वो पूरी तरह से तब्दील हो जाएगी। तो ये बढ़ता जा रहा है, ये तनाव बढ़ता जा रहा है, ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और उम्मीद है कि किसी अच्छे तरीके में गज़्ज़ा के फ़ायदे में, फ़िलिस्तीन के फ़ायदे में ये इंशाअल्लाह नतीजा दिखाएगा। बहुत शुक्रिया आकिब साहब। मुझे ये उम्मीद है कि कभी ऐसा होगा कि हम साथ मिलेंगे और आमने-सामने बैठकर और लंबी बात करेंगे और तफ़सील से बात करेंगे। बड़ा मज़ा आता है जब आप साथ में होते हैं, तो मिडल ईस्ट पे चर्चा करने में बहुत मज़ा आता है। और मैं आपको बताऊँ, मुझे अच्छा इसलिए भी लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ बैठकर अखबारात पढ़कर, बाकी सब देखकर मुझे लगता है कि शायद मैं समझ रहा हूँ, इस तरह से समझ रहा हूँ, उनको उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप कन्फ़र्म करते हैं वहाँ बैठ के कि हाँ, मैं ठीक सोच रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि हमारी वेवलेंथ जो है, वो कहीं न कहीं मिलती है, तो आमने-सामने बैठने पर और शानदार बात होगी। आज के लिए बहुत शुक्रिया आपको और जल्द ही हम लोग फिर से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।